Very good morning. Just tell me about audibility. Thank you, Kuldeep. ये कंफर्म करो आवाज आ रही है नहीं. Extremely good morning all, but please confirm me whether I am audible or not. All okay sir. Thank you सर्वेश. आ रही है सर. प्रशांत कुमार. Thank you. आपको हेल्थ टिप्स देते हैं आज क्लास शुरू करने के पहले. मैंने स्मूदी बनाया. इसमें पालक, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, लाल मिर्च, अजवाइन, मंगरेला और काली मिर्च के साथ साथ लहसुन, प्याज सबको डाल करके पीस दिया. अब उसको पी रहे हैं. थैंक यू. ऐसा स्मूदी पियोगे तो मर जाओगे. स्मूदी है केला, उसमें दूध, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा ग्रीन पालक, बस. चलो ओके, शुरू करते हैं. आज अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है. चलो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार मुझे देखना पड़ रहा है. हरी मिर्च वाली स्मूदी ट्राई भी मत करना, पेट जल जाएगा. चलो ओके. इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जिसमें एक्सोजेनेटिक फोर्स पर हमने कल आपको एक चार्ट दिया था. कितने लोगों ने उस चार्ट को पूरा कर लिया?
मुझे बस ये देखना है कि कितने लोग अलर्ट पे चल रहे हो, क्योंकि इस चार्ट में 90% तो मैंने कर ही दिया था। सिर्फ जो असलाकृतियां थी वो भी अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक के वर्ग में आपको लिखना था। कितने लोगों ने लिखा है? देख तो पाएंगे नहीं, लेकिन चलो अच्छा है, आप में से कुछ लोगों ने लिखा जवाब, यस सर, देख लिया, यस सर, कर लिया। बना लिए हैं सर ऋषिराज सिंह, दिस इज रियली गुड। अगर छोटे मोटे सजेशंस जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं उसका अनुपालन नहीं करोगे तो जाकर के आगे फंसोगे। आप लोगों को ये समझना होगा कि आपका टीचर आपको किस लेवल पे लेकर के जा रहा है, और उस लेवल पे आप जा रहे हो जहाँ पे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं जानते होगे। और ये आप रियलाइज करने लगोगे कुछ समय के बाद, खुद ही आप सोचने लगोगे कि सही बात है, उसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। खैर, बहिर्जात शक्तियों का कल हमने देखा। अब आप लिखो अंतर्जात शक्तियों के उत्पत्ति के कारक किन प्रक्रियाओं से अथवा किन भूगार्भिक क्रियाओं से अंतर्जात शक्तियां उत्पन्न होती है। तो पहले आप लिखो अंतर्जात शक्तियों की परिभाषा। लिखो अंतर्जात शक्तियां वो शक्तियां हैं जो अंतर्जात शक्तियां वो शक्तियां हैं जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना, संगठन तथा भौतिक रासायनिक दशाओं से उत्पन्न होता है। देखो, अंतर्जात शक्तियां पृथ्वी के आंतरिक थर्मोडायनेमो तापगतिकीय प्रभाव के उत्पाद्य होते हैं। इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान असंभव है। क्योंकि
इनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान असंभव है, क्योंकि अंतर्निहित प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान असंभव है। अंतर्निहित प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान अंतर्निहित क्रियाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान असंभव है। फिर लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। कई सारे थ्योरीज हैं, तो हम लोग उस सारे थ्योरीज को एक बार देखते हैं, और ये आपके भूआकृति विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार बनने वाला है। तो मुझे आशा है कि अभी जो हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 आवर डिस्कशन करेंगे, उसमें आप हमारे में पीडीएफ करने का ऑप्शन होना चाहिए। आई थिंक इट्स ए वेरी गुड सजेशन। आप एक बार सोनू को कॉल करके हमारे ऑफिस नंबर पे ये बात जरूर आगे फॉरवर्ड कर दो अतुल शर्मा, कि आप वहां से पीडीएफ मुझे भेज सको। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, थैंक यू। तो हम लोग अंतर्जात शक्तियों की उत्पत्ति के थ्योरीज पे चलते हैं। तो आप लिखो थ्योरीज, अंतर्जात शक्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अंतर्जात शक्तियां, अंतर्जात शक्तियां उत्पत्ति सम्यक मत, ऐसे करके लिखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रेडियो एक्टिविज्म। रेडियो एक्टिविज्म यानी रेडियो धर्मिता। लिखो, पृथ्वी में 2 रेडियोधर्मी संस्तर पाए जाते हैं।
दो रेडियोधर्मी संस्तर हैं। एक है 35 से 100 किलोमीटर यानी ऊपरी मैंटल में, और दूसरा है 2900 से 5155 किलोमीटर्स यानी बाह्य कोर में या बाह्य क्रोड में। तो ये दो लेयर्स है रेडियोधर्मी जहां से तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिखो, इन दोनों संस्तरों में ताप एवं दाब की दशा अनुकूल होती है। ताप एवं दाब की दशा अनुकूल होती है। अतः रेडियोधर्मी पदार्थ सक्रिय होते हैं। दूसरा है रीजन इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी, अंतर आणविक ऊर्जा। अंतर आणविक ऊर्जा ये निकलता है लगभग 2500 से 5000 किलोमीटर के मध्य। इसको कहते हैं कोर मेंटल बाउंड्री, या इसी को कहते हैं हॉट प्लूम लेयर। इसे कहते हैं कोर मेंटल बाउंड्री या हॉट प्लूम लेयर। प्लूम का हिंदी प्लूम ही होता है। इसको आप तप्त प्लूम संस्तर कह सकते हो। इसका अगर हिंदी लेना चाहो तो आप तप्त प्लूम का हिंदी प्लूम संस्तर। तो आप देखो, ये इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होता है। इस पे आप एक पैराग्राफ अवश्य लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, कोर मेंटल बाउंड्री के पास चट्टानें पिघलित दशा में है, प्लाज्मा की दशा में है, तथा यहां दो प्रकार के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। दो प्रकार के ताप रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही है, जिन्हें क्रमशः संलयन एवं विखंडन कहते हैं। संलयन एवं विखंडन कहते हैं। जबकि सूर्य में सिर्फ फ्यूजन रिएक्शन कार्य करता है। सूर्य में सिर्फ फ्यूजन रिएक्शन कार्य करता है। लिखो, यदि दो एलिमेंट
दाब गतिकीय कारणों से एक दूसरे में संलयित हों, एक दूसरे से संलयित हों, तब ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे संलयन कहते हैं या फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। देखो, जबकि कई भारी अणु सूक्ष्म अणुओं में अथवा परमाणुओं में विखंडित हो रहे हैं, सूक्ष्म अणुओं में अथवा परमाणुओं में विखंडित हो रहे हैं, परमाणुओं में विखंडित हो रहे हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इन दोनों क्रियाओं से ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा ऊर्जा निष्पन्न होती है, जो पृथ्वी के सतह तक, भूपर्पटी तक जो भूपर्पटी पर संवहनीय धाराओं के रूप में, जो भूपर्पटी पर संवहनीय धाराओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो यह है हमारा दो मत। अब तीसरा लिखो, संवहनीय धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आने की प्रखर संभावना है।
बनाते रहिए इसको। हमने लिखा है अपर सिलिकेट लेयर। ये अपर सिलिकेट लेयर है। क्रस्ट को ही, भूपर्पटी को ही कहते हैं। संवहनीय धारा सिद्धांत को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप लिखोगे, है ना। पहले समझते हैं क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि कोर मेंटल बाउंड्री के पास इस क्षेत्र में इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी लगातार मुक्त हो रहा है, एनर्जी कभी उत्पन्न नहीं होता है। तो यहां पर एनर्जी निष्पन्न हो रहा है। अब क्या होता है कि यहां से, यहां मान लो तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर का तापमान पृथ्वी के सतह का तो 15 डिग्री औसतन है। अब यहां से जो संवहनीय धाराएं हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, ये ऊपर की ओर उठती हैं इस तरह से। ये थर्मल करंट्स हैं, तापीय धाराएं हैं। इसमें ऊष्मा का संचरण है, तो प्रारंभिक रूप से ऊष्मा का संचरण होता है इसमें, तापीय ऊर्जा का संचरण होता है इसमें। कैसे एक लोहा का एक पार्ट अगर बहुत गर्म किया जाए तो कैसे दूसरी ठंडे भाग की ओर भी ऊर्जा संचरित होने लगती है, होती है ना। इसी तरह से पृथ्वी का जो कोर है वहां पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो वहां से हीट ऊपर की तरफ, वेव की तरफ उठता है। अब वो हीट वेव जो भी उठ रहा है वहां पर, तापीय ऊर्जा जो ऊपर की ओर प्रगति करने लगती है या संचरित होती है, तो क्या करती है कि मेंटल के चट्टानों को पिघलाना शुरू करेगी। उस भाग में जहां पर मेंटल की चट्टानें थोड़ी कमजोर पड़ रही हैं, थोड़ा वहां का मेल्टिंग पॉइंट कम था, ऐसा होता है ना, अलग अलग प्रकार का संरचना हो सकता है। तो जहां भी ये कम होने लगती है वहां से फिर मैग्मा बाहर की ओर निकल करके और क्रस्ट के नीचे ये फैलना शुरू कर देता है। इस तरह से ये मैग्मा ऊपर उठ करके, गर्म मैग्मा जिसमें हीट भी है, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, 4000 के आसपास भी हो सकता है, 4300 के आसपास हो सकता है। ये मैग्मा ऊपर उठ करके और इस तरह से फैलने लगती है। स्रोत यहीं से है, यहां देखो ये मैग्मा यहां से उठ करके इस भाग में फैलने लगी है। ये मैग्मा इधर फैलने लगी है। इसका डायरेक्शन भी आप दिखा सकते हो। ये मैग्मा का फैलाव देखिए इस भाग में इस तरह से हो रहा है। इस तरह से मैग्मा का फैलाव, ये सब आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। यहां भी मैग्मा ऊपर उठ करके इस दिशा में फैल रही है। यहां भी आप ऐसे देखो मैग्मा को फैलते हुए। डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा और समझने के लिए भी। तो जहां भी मेल्टिंग पॉइंट कम था मेंटल के चट्टानों में, या जहां से भी रास्ता मिला, तो ये तापीय ऊर्जा चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा के रूप में ऊपर उठ जाती है। अब ये जो ऊपर की ओर उठ रही है मैग्मा, ये अपर सिलिकेट लेयर कहते हैं, या क्रस्ट है मान लो, या हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे लिथोस्फेयर है या स्थल मंडल है। इसका नाम मैंने दिया है, यहाँ पर भूपर्पटी भी लिखा है, यहाँ पर अपर सिलिकेट लेयर लिखा है।
ये आगे चल करके यही स्थल मंडल, थोड़ा सा और मेंटल का भाग लेकर के स्थल मंडल बन जाता है। 100 किलोमीटर का जो ऊपरी मोटी लेयर है ना पृथ्वी का, भूपर्पटी प्लस 65 किलोमीटर मेंटल वाला, वो मिलकर के स्थल मंडल बन जाता है। लेकिन ऑर्थर होम्स के टाइम में स्थल मंडल का ज्ञान नहीं है, तो इन्होंने इसको अपर सिलिकेट लेयर कहा है। तो अपर सिलिकेट लेयर में सिलिका की मात्रा बहुत अधिक है। जैसे ग्रेनाइट आप देखोगे, ग्रेनाइट के चट्टानों में 80%, 85% सिलिका होती है। तो अगर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है तो सिलिका क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है। और सिलिका का इतना मोटा लेयर, 100 किलोमीटर का मोटा लेयर रखा हुआ है अगर, तो ये मैग्मा ऊपर निकल नहीं पाएगी। और ये मैग्मा ऊपर जाकर के स्थल मंडल को हिट करके या भूपर्पटी के नीचे ये फैल जाती है इस तरह से, और फैलने लगती है, लैटरल फ्लो बन जाता है उसका, पार्श्व फैलाव होने लगता है मैग्मा का। अब जब मैग्मा का पार्श्व फैलाव होने लगेगा तो आप देखो कि ये यहाँ पर जा करके ये दोनों आपस में मैग्मा का फ्लो टकराने लगता है। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है आई, तो आई को हम लोग कहते हैं हॉट प्ल्यूम्स। ये हमारा होता है हॉट प्ल्यूम। फिर हमारा ये जो लैटरल फ्लो है, जिसको हम लिख रहे हैं जे के द्वारा दिखा रहे हैं, तो जे है हमारा लैटरल प्ल्यूम्स, पार्श्व प्ल्यूम। ये हमारा है लैटरल प्ल्यूम। और दोनों जब टकराने के बाद वापस नीचे फिर आकर के इस तरह से देखो, ये मैग्मा यहां टकराने के बाद ये जो प्रवाह है ये आपस में टकरा करके नीचे में आकर के फिर वापस इसी सिस्टम में ऐसे इसको मिल जाना है, फिर वापस यहीं पे ऐसे मिल जाना है। ये तो ये सब जगह हो रहा है। यहां भी आकर के नीचे ये इस तरह से मिल जाएगा, ये आकर के यहां भी इस तरह से मैग्मा का फ्लो मिल जाता है। यहां भी आकर के ये नीचे की तरफ ऐसे इसका, तो इसको हम लोग, ये जो आई है हॉट प्ल्यूम्स, इसको अप वेलिंग भी कहते हैं। दिस इज अप वेलिंग ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा का अप वेलिंग जोन है। और लैटरल प्ल्यूम में जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्ल्यूम्स है, ये हॉरिजॉन्टल प्ल्यूम्स है। यहां से तो डाइवर्जेंस हुआ था, यहां पे टकराया था, यहां पे टकरा रहा है। तो ये देखो कि मैग्मा किस प्रकार संचरित हो रही है मेंटल के अंदर। मैग्मा का ये ऊपर उठना, यहां पे ऊपर उठ रहा है मैग्मा, एरो से दिखा सकते हो, ऊपर की तरफ उठ रहा है। ऊपर उठ रहा था यहां से, नहीं यहां तो नीचे आ रहा था। यहां से तो डाउन वेलिंग था ना, ये डाउन वेलिंग हो रहा है मैग्मा का यहां पे। ऊपर तो यहां से उठ रहा है, यहां पे देखो डाउन वेलिंग हो रहा है। तो ये जो हमारा आई जे, अब ये जो के है, या यहां जो हमने के दिखाया है, तो ये के हमारा है कोल्ड प्ल्यूम, या इसको कहते हैं डाउन वेलिंग ऑफ मैग्मा, डाउन वेलिंग ऑफ मैग्मा। थोड़ा स्टैंडर्ड को रेज करना होगा। और सविंदर सिंह पी दयाल से आगे बढ़ना होता है यूपीएससी के लिए। अब यहां देखो, ये पूरा दृश्य तुम्हारे सामने है। अब ये जो है, ये जो बन रहा है ए बी सी डी, ये सब है कन्वेक्शनल सेल्स। ये बन गया तुम्हारा कन्वेक्शनल सेल्स, जिसमें हम लिख रहे हैं ए बी सी डॉट 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 डॉट, जो बन रहा है ये सब कन्वेक्शनल सेल्स बन रहा है। तो कन्वेक्शनल सेल क्या है, हॉट प्ल्यूम क्या है, लेटरल प्ल्यूम क्या है, कोल्ड प्ल्यूम क्या है, अप वेलिंग ऑफ मैग्मा क्या है, डाउन वेलिंग ऑफ मैग्मा क्या है, इनके गहरे रहस्य को समझने का कोशिश करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पे मैग्मा ऊपर की ओर उठ रही थी ना, ऊपर की ओर उठी है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा इस पार्ट में, कि यहां पर इस तरह से एक शक्तियां जन्म लेगी। ये शक्तियां क्या होंगी, तनाव मूलक। ये तनाव मूलक शक्तियां यहां जन्म ले रही है मैग्मा के संचरण के कारण।
यहां से भी तनाव मूलक शक्तियां इधर जन्म ले रही हैं। यहां से ये इधर जन्म ले रही हैं और यहां पर देखो, तो ये जो भी प्लेस है, जैसे मान लो कि हम इसका नाम रख देते हैं क, इसका नाम रख देते हैं ख, तो ये सब क ख जहां भी दिख रहा है तुमको, यहां रख देते हैं ग, तुम कुछ और रख लो नाम। तो ये क ख ग सब क्या बन रहा है? क ख ग। ये जो बन रहा है हमारे सिस्टम में, ये बन रहा है अपसारी सीमा। और जो ये भाग है जहां हम लिख रहे हैं 1 2, तो ये जो 1 2 बन रहा है, ये बन रहा है अभिसारी सीमा। अब आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार कैसे कन्वेक्शनल सेल बनता है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कितना महत्वपूर्ण है, यह बहुत जरूरी है आपको समझना और लिखना। पूरी थ्योरी को फिर से समझाएंगे, लेकिन पहले इसको नोट डाउन करो। और आर्थर होम्स की संकल्पना ने भूगर्भ शास्त्र में एक अद्भुत क्रांति का जन्म दिया है। और आर्थर होम्स के इस मॉडल को पर कई प्रश्न चिन्ह आएंगे और फिर उसका कहीं न कहीं संशोधन किया जाएगा। जैसे टारकोट का मॉडल है, तो टारकोट इसका संशोधन भी करेंगे। आप अच्छे से देखो इस डायग्राम को और समझने की कोशिश करो। आपको हमने अभी 1 मिनट का पूरा समय दिया है, आप इसको नोट डाउन करो। अगर इसको उतार लिया तो जल्दी से यस लिख के भेजो। चलो अब लिखवाते हैं इस पे, संवहनीय धारा सिद्धांत पे फिर दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। लिखो, संवहनीय धारा सिद्धांत 1928 में आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया। आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। यह एक क्रांतिदर्शी सिद्धांत है। यह एक क्रांतिदर्शी सिद्धांत है जिसमें
पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को दर्शाया गया, जो कि भूपर्पटी पर होने वाले भ्रंशन, वलन, ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं, यहां तक कि कालांतर में प्लेटों के संचरण की क्रियाविधि के रूप में भी माना गया। लिखो, इस सिद्धांत में थर्मल करंट्स, तापीय धाराओं एवं मैग्मा के संवहन अथवा ऊर्ध्व संचरण को ऊष्मागतिकीय नियमों के आधार पर व्याख्याकृत किया गया है। थर्मोडायनामिक लॉज के आधार पर व्याख्याकृत किया गया है। कोर मेंटल बाउंड्री के पास तापमान लगभग 4300 डिग्री सेंटीग्रेड से जबकि भूपर्पटी के निम्न भाग का तापमान भूपर्पटी के निचले भाग का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। इस वृहत तापांतर के कारण तापीय ऊर्जा का ऊर्ध्व संचरण होगा। तापीय ऊर्जा का ऊर्ध्व संचरण होगा तथा
संचरण के क्रम में मेंटल की चट्टानें पिघलकर हॉट प्ल्यूम्स का निर्माण करती हैं, हॉट प्ल्यूम्स का निर्माण करती हैं। हॉट प्ल्यूम्स का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट लिखो, हॉट प्ल्यूम्स का निर्माण करती हैं। रदरफोर्ड के नियम के अनुसार रदरफोर्ड का नाम सुने होंगे फिजिक्स में। रदरफोर्ड के नियम के अनुसार यदि तापांतर क्यूरी पॉइंट से अधिक हो, 586 डिग्री या 600 डिग्री से अधिक हो, तब यदि तापांतर क्या लिखवाया 600 डिग्री सेंटीग्रेड या क्यूरी पॉइंट से अधिक हो, तब ठोस में भी कंडक्शन की जगह, चालन की जगह, ठोस में भी चालन की जगह, कंडक्शन की जगह संवहन के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट लिखो, इसी कारण से मेंटल में संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है तथा हॉट प्ल्यूम्स बनते हैं। ये हॉट प्ल्यूम्स
स्थल मंडल अथवा अपर सिलिकेट लेयर, ऊपरी सिलिकेट संस्तर के नीचे क्षैतिज प्रवाह में परिणत हो जाते हैं, क्षैतिज प्रवाह में परिणत हो जाते हैं। जिन्हें पार्श्व प्लूम कहते हैं। संवहन के क्रम में इनके तापीय ऊर्जा का ह्रास होता है। तापीय ऊर्जा का ह्रास होता है तथा लैटरल प्ल्यूम सापेक्षिक रूप से ठंडी होकर कोल्ड प्ल्यूम के रूप में पुनः मैंटल में प्रवेश कर जाते हैं, पुनः मैंटल में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार संवहनीय कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें सिर्फ तापीय ऊर्जा का स्थानांतरण ही नहीं, संवहनीय कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें सिर्फ तापीय ऊर्जा का स्थानांतरण ही नहीं बल्कि द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया भी होती है। मास मूवमेंट भी हो रहा है, मैग्मा भी चल रहा है, की प्रक्रिया भी होती है। लिखो, संवहनीय कोशिकाओं की तुलना और स्पष्ट कर देते हैं। संवहनीय कोशिकाओं की तुलना जल के गर्म होने की प्रक्रिया से की जा सकती है। जिसमें गर्म जल ऊपर उठता है एवं ठंडा जल अवतलित होता है। ठंडा जल अवतलित होता है। इस सिद्धांत में कई दोष थे, आलोचनाएं होने लगी। आलोचना बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है।
देखो, जैसे संवहनीय धाराएं वहीं पर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, संवहनीय धाराएं वहीं पर उत्पन्न क्यों हो रही हैं जहां प्राप्त है। संवहनीय धाराएं वहीं पर उत्पन्न क्यों हो रही हैं जहां प्राप्त है। नेक्स्ट लिखो, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं एवं स्वयं विनष्ट हो जाती हैं। इसके कारण भी स्पष्ट नहीं थे। इसके कारण भी स्पष्ट नहीं थे। अब इस पे एक मॉडिफिकेशन आएगा, तो लिखो 1960 के दशक में, अगला पैराग्राफ, 1960 के दशक में टारकोट ने, टारकोट हिंदी में लिखो, टारकोट ने नाम है, TAR C नहीं, TARQUOTTE, टारकोट ने 1960s में एक परिसंशोधित रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने यह परिकल्पित किया, कि मेंटल में थर्मल इंडिफरेंट सेल पाए जाते हैं। TIC, थर्मल इंडिफरेंट सेल। मैंने हिंदी बनाने की कोशिश की, नहीं बना, जबरन बनाने की कोशिश नहीं करनी है आपको। थर्मल इंडिफरेंट सेल पाए जाते हैं। लिखो, थर्मल इंडिफरेंट सेल पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है मेंटल के कुछ ठोस चट्टान तापीय ऊर्जा के लिए मेंटल के कुछ ठोस चट्टान, कुछ ठोस चट्टानीय भाग तापीय ऊर्जा के लिए
तापीय ऊर्जा के लिए कुचालक माध्यम होते हैं। इनडिफरेंट होते हैं, अप्रभावित क्षेत्र होते हैं। इनडिफरेंट होते हैं, अप्रभावित होते हैं। कुछ एसएमएस आ गया है, देखें। जो संवहनीय धाराओं के लिए या संवहनीय धाराओं के मार्ग में अवरोधक होते हैं, कोरमेंटल के पास 4300 टेम्परेचर बताए थे अभिषेक यादव, और अब सारे सीमा फिर से बताएंगे ऋषिराज, चिंता नहीं करने का। मैंने आपको बताया कि थर्मल इंडिफरेंट सेल में वो तापीय ऊर्जा से अप्रभावित रहते हैं। फिर लिखो, इसमें समझा के देखते हैं पहले। देखो, टारकोट के मॉडल में लिखो, दो टीआईसी के मध्य, जो रिक्तताएं होती है, उन रिक्तताओं से ही तापीय धाराओं का अथवा हॉट प्लूम का प्रवेश होता है। तथा टीआईसी के दूसरी ओर प्राप्त रिक्तताओं में ये पुनः प्रवेश कर जाती हैं।
में ये पुनः प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार संवहनीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होंगी, यह तथ्य टीआईसी के लोकेशन पर निर्भर करता है। टीआईसी के लोकेशन पर निर्भर करता है। देखो, इस प्रकार आर्थर होम्स एवं टारकोट के विचारों का सम्मिलित रूप संवहनीय धाराओं को सिद्ध करने में सक्षम है। डायग्राम्स को ही बनाओ। यहां से इस तरह का फोर्स काम कर रहा है, यहां से देखो इस तरह का फोर्स काम कर रहा है। ये भी इधर, यही है टीआईसी। टीआईसी यही है। टीआईसी इसी को कहा जा रहा है। अब पूरे थ्योरी को समझाते हैं। ओके, संवहनीय धारा सिद्धांत क्या है और उसमें टारकोट ने क्या मॉडिफिकेशन किया, आर्थर होम्स की क्या परिकल्पना थी, इसको समझना है। तो हम लोग चलते हैं पिछले पेज में। देखो, संवहनीय धारा से 1929 में संवहनीय धारा सिद्धांत आया, आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया, और ये एक प्रकार की एक क्रांतिदर्शी, एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि इसके आधार पर पृथ्वी के ऊपर में भूपरपटी पर जितनी भी गतियां थी, चाहे महाद्वीपीय विस्थापन था या फिर आगे चल करके प्लेट वर्तनिक सिद्धांत जो भी स्थापित हुआ, या जो भी भ्रंशन या वलन या जो भी प्रक्रियाएं, ज्वालामुखीय विस्फोट
इन सभी प्रक्रियाओं के लिए आज भी हम लोग संवहनीय सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत का ही आश्रय लेते हैं। तो इस सिद्धांत की गरिमा को समझना बहुत जरूरी है। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछने की पूरी संभावना है। देखो, हमने आपको लिखवाया है, हमने आपको समझाया भी है, अब फिर से समझा देते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में तापमान 6000 के आसपास माना गया है और कोर मेंटल बाउंड्री के पास हमारा तापमान लगभग माना जाता है कि ये 3600 से लेकर के 4300 तक तापमान, कोर मेंटल बाउंड्री की बात की जा रही है। 2900 किलोमीटर, यहाँ 2900 किलोमीटर की गहराई रेखा को लिया गया है। अब चूंकि आंतरिक कोर का तापमान 6000 है और सतही तापमान, पृथ्वी के सतह का तापमान सिर्फ 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जो तापांतर है, ये जो थर्मल ग्रेडियंट है, ये जो तापीय प्रवणता है, इसके कारण आंतरिक ऊर्जा बाह्य निष्कासन करेगी, बाहर की तरफ ये उठने लगेगी, बाहर की तरफ इसका स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। अब यह है कि ये तो ठोस है, मेंटल तो ठोस है, ठोस में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? ठोस में चालन क्रिया से होता है, संवहन नहीं हो सकता है उसमें। संवहन फ्लूइड में होता है, तरल में होता है, जैसे वायु में संवहन होगा, जल में संवहन होगा। लेकिन रदरफोर्ड कहते हैं कि यदि तापांतर क्यूरी पॉइंट से अधिक हो, यदि ठोस में भी तापांतर क्यूरी पॉइंट से अधिक हो, मतलब 600 डिग्री 586 डिग्री से यदि अधिक हो, दो किनारों का तापांतर या दो संस्तरों का तापांतर अगर 600 से अधिक हो, तो ऊर्जा का ट्रांसफर चालन क्रिया से ना होकर के संवहन से ही होने लगता है। अब यहां देखो, मान लो कि यहां से एनर्जी का ट्रांसफर मान लेते हैं, इस पॉइंट क के सामने हम लोग मान लेते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ट्रांसफर कैसे होगा? ये हीट एनर्जी ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे चट्टानों को मेल्ट करने लगेगी और मेल्ट करके मैग्मा का निर्माण होगा। फिर ये मैग्मा ऊपर जाकर के धीरे धीरे ठंडी होती है और ठंडे होने के बाद इसका पार्श्व फैलाव होने लगता है। जो मैग्मा ऊपर, गर्म तप्त मैग्मा ऊपर उठ रही है, इसको हम लोग हॉट प्लूम्स कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। ये मैग्मा का ऊपर आना है, ये अपवेलिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है यहाँ पर। और ऊपर जाकर के ये स्थल मंडल है, 100 किलोमीटर मोटा है और इसमें सिलिका ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। सिलिका ऑक्साइड कुचालक है, या उसको कह लो साइंस की भाषा में सेमीकंडक्टर है। तो अगर सेमीकंडक्टर है तो ये जो हीट एनर्जी और ये जो मैग्मा, हॉट मैग्मा जो ऊपर उठ रहा है, ये इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कहीं प्रवेश कर जाता है तो फिर यहाँ ज्वालामुखी को भी देखो, अगर मान लिया यहाँ पर प्रवेश कर गया और ये मैग्मा ऊपर की ओर, कोर का मैग्मा ऊपर की ओर आने लगा, तो इसी को हम लोग हॉट स्पॉट भी कहते हैं। हॉट स्पॉट क्या है, इसका दर्शन अभी करो और समझने की कोशिश भी करो कि हॉट स्पॉट कैसे बनता है, क्या है। यदि संवहनीय धारा या हॉट प्लूम्स या जो अपवेलिंग ऑफ हॉट मैग्मा है, ये अगर यहाँ पर किसी भ्रंश के सहारे या कोई कॉन्ड्यूट के सहारे या किसी होल, किसी छिद्र के सहारे अगर ऊपर निकल करके यहाँ फैलने लगता है इस तरह से चारों तरफ, तो यहीं पे बन जाएगा हमारा हॉट स्पॉट। जैसे हवाईयन हॉट स्पॉट कैसे है, यही हमारा हॉट स्पॉट बन जाता है। जैसे हवाई द्वीप, हवाईयन आइलैंड एक हॉट स्पॉट है, रियूनियन एक हॉट स्पॉट है, सेंट हेलेना एक हॉट स्पॉट है। इस तरह से हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं। आइसलैंड भी एक हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट अगर समुद्र में बनता है तो वहां पर द्वीप की तरह दिखेगा। थल पे बनता है तो थल पे बनेगा तो वहां पठार का निर्माण कर देगा। जैसे दक्कन के पठार का निर्माण भी हॉटस्पॉट ज्वालामुखी के कारण ही हुआ है, जब भारतीय प्लेट रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकल रही थी। हम लोग इंडिया पेपर 2 में इसको करेंगे, बहुत गहराई से करेंगे। अब देखो, तो ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी उन सबको कहेंगे जिसमें कि मैग्मा का ऊर्ध्व संचरण हो रहा है, मैग्मा बाहर की ओर निकल रही है। अब आपको देखना है कि अगर ये हॉटस्पॉट नहीं बनता है तो जो मैग्मा है उसका पार्श्व या लैटरल प्लूम के रूप में ये दोनों अलग अलग दिशाओं में इधर और इधर फैलने लगती है। फिर ये कोल्ड प्लूम के रूप में यही मैग्मा ठंडी होकर के नीचे की ओर वापस अवतलित होने लगती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं कि मान लो कि ये एक हमारा टैंक है, यहां पर हमने इसको फायर से गर्म किया और ये पानी से भरा हुआ टैंक है।
तो यहां से पानी गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है और यहां से ठंडा पानी नीचे की ओर प्रवेश करता है। ये है तुम्हारा कोल्ड वाटर, ये है तुम्हारा हॉट वाटर और ये है तुम्हारा लैटरल फ्लो। ये है तुम्हारा लैटरल फ्लो यानी पार्श्व प्रवाह जल का। तो आप देखो कि जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कैसे उसमें संवहन उत्पन्न होता है, यही है हमारा संवहन। अब इसी एनालॉगी को हम लोग लगाते हैं पृथ्वी के आंतरिक दशाओं में, और मेंटल में इसी को तुम लगा करके देखो तो मेंटल में भी तो यही हो रहा है ना। मेंटल में यहाँ पे ये हमारा कोर है, वही हमारा ओवन है, यहीं से हीट जनरेट हो रहा है और ये ऊपर जा करके ये हमारा मैग्मा का फ्लो इस तरह से बनता है। ऊपर जा करके मैग्मा का फ्लो इस तरह से बनता है। तो यही हमारा बन जाता है संवहनीय कोशिका। यही हमारा संवहनीय कोशिका। ये जो ऊपर की तरफ फ्लो बन रहा है ये हमारा है हॉट प्ल्यूम्स, ये है हमारा लैटरल प्ल्यूम्स। ये नीचे जो आ रहा है ठंडा होकर के ये हमारा कोल्ड प्ल्यूम्स। आप देखो कि यहां भी संवहनीय सेल बनता है कि नहीं, ये भी एक सेल है या नहीं, ये भी एक कॉन्वेक्शनल सेल है या नहीं। और इन दोनों उदाहरणों को ए और बी को आप रिलेट करके देखो, आपको संवहनीय धारा सिद्धांत समझ में आने लगेगा। उसी पेज पर चलते हैं और आपको और डिटेल दिखाते हैं। मान लो कि ये हॉट फ्लूम ऊपर की ओर गया तो ये ठंडा होकर के धीरे धीरे ऊपर, तो ये सिलिका ऑक्साइड का मोटा लेयर है जो कि थर्मल कंडक्शन उसका नहीं है, सेमीकंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो अभी जाकर के ये स्प्रेड करके वापस संवहनीय धाराएं नीचे आएंगी। यही हमारे कोल्ड प्ल्यूम्स हैं। कोल्ड प्ल्यूम्स, यह है हॉट प्ल्यूम, लेटरल प्ल्यूम, कोल्ड प्ल्यूम। अब इस तरह से ये चारों तरफ संचरण व्याप्त है हमारे मेंटल के अंदर में। इन्हीं को संवहनीय धारा कहा जा रहा है। लेकिन इस पर एक प्रश्न आ गया कि ये संवहनीय धाराएं आखिर यहीं पर क्यों उत्पन्न हो रही हैं जहां पर प्राप्त हैं। ये संवहनीय धारा यहीं से क्यों उठ रही है, यहां से क्यों नहीं, यहां से क्यों नहीं, यहां से क्यों नहीं। इसका उत्तर पहले तो होम्स ने भी दिया कि भाई ऐसा है कि तुम मान लो यहां से नहीं यहां से उठ रही है। अब यहां से उठ रही है तो तुम अपना सेल डिफरेंट कर लो, ये बना लो सेल, ये बना लो सेल, तुम्हारा सेल ये हो गया। अगर आप चाहते हो कि यहां से उठाए तो लो, यहां से उठा करके हमने दूसरा सेल बना दिया। ये तो आर्थर होम्स का आर्गुमेंट था, लेकिन इसमें फिर भी वो सत्यता नहीं झलक रही थी कि आखिर यहीं से उठेगा तब भी यहीं से क्यों उठ रहा है, इसके आसपास से क्यों नहीं उठ रहा है और यहीं से ऊपर क्यों जा रहा है। इसका जवाब नहीं था आर्थर होम्स के पास। 1960s में टारकोट नामक एक भूगर्भ शास्त्री आते हैं। उन्होंने थर्मल इनडिफरेंट सेल की कल्पना की जो मेंटल में प्राप्त होता है। और टारकोट के मॉडल को हम लोग देखते हैं कि टारकोट ने क्या समझाया। टारकोट ने कहा कि चूंकि ये एक ओवन है, एक बहुत बड़ा थर्मल, क्या बोले इसको, तापीय ऊर्जा का ये स्रोत है यहां पर। तो अगर ये कोर से इतनी बड़ी मात्रा में तापीय ऊर्जा निकल रही है तो ये क्या करेगी, ये इन चट्टानों का डिफरेंशिएशन करती है, मेंटल के चट्टानों का डिफरेंशिएशन करती है। और मेंटल के जो चट्टान में जो लाइटर एलिमेंट्स होंगे, ये सारे लाइटर एलिमेंट्स ऊपर निकल चुके हैं, ये सारे लाइटर एलिमेंट्स ऊपर निकल चुके हैं। तो ये जो एलिमेंट्स शेष रह गए हैं या जो अणु शेष रह गए हैं वो थर्मली इंडिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि उस पर अब कितना भी तापमान बढ़ा लो, उस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बढ़े हुए तापमान का। यानी उस तापीय दशा में वो बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मेंटल के अंदर में इस तरह के रॉक ब्लॉक्स बने हुए हैं, चट्टानों का इस तरह से विशाल ब्लॉक्स बना हुआ है। ये लगभग हो सकता है कि 4000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर तक ये इसकी मोटाई हो सकती है ना। तो आप देखो ये कितना मोटा मोटा ये ब्लॉक्स बना हुआ है। टारकोट ने यही मॉडिफिकेशन किया कि इसी तरह के ब्लॉक्स के बीच में जो गैप हैं, जो रिक्तिकाएं हैं, जो रिक्त प्रदेश हैं, वहीं से मैग्मा उठेगा
और इधर ट्रांसफर होकर के उसी ब्लॉक के दूसरे भाग से, यहां से उठ करके दूसरे भाग से वापस नीचे की ओर आता है। यानी ये रहा हमारा हॉट प्ल्यूम, ये हमारा लेटरल प्ल्यूम, और ये हमारा है कोल्ड प्ल्यूम। टारकोट ने आर्थर होम्स के मॉडल को मॉडिफिकेशन किया और टारकोट सिद्ध है, आज भी सिद्ध है। उनके ऊपर में कोई विशेष प्रश्न चिन्ह अभी भूगर्भ शास्त्र में नहीं लगा है। और ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप मेंटल के चट्टानों को कोर के विशाल चूल्हे के ऊपर रख दोगे, आपके समझने के लिए चूल्हा कहा जा रहा है, तो उसमें जो लाइटर एलिमेंट होंगे वो तो वेपराइज होकर के, हल्के होकर के, संवहन करके किसी न किसी रूप में वो डिफ्रेंशिएट होकर के वो बाहर निकल जाएंगे और वो क्रस्ट में प्रवेश कर जाते हैं या क्रस्ट के लेयर को और निरंतर मोटा करते रहते हैं नीचे से जुड़ करके। और जो हेवियर एलिमेंट्स होंगे वो नीचे सिंक कर करके और मेंटल के निचले भाग में जाकर के वो जम करके मोटे लेयर का निर्माण करते होंगे और मजबूत लेयर का निर्माण करते होंगे। और ठोस इसलिए है क्योंकि ऊपर से अध्यारोपित भार चट्टानों का इतना अधिक है कि उस तापमान पे भी सब कुछ ठोस रहेगा। ओके, और दाब के कारण ठोस रहता है। अब TIC एक ऐसी संकल्पना है जिसके कारण संवहनीय धारा सिद्धांत लगभग सिद्ध प्रतीत होती है और हम लोग अभी एक्सप्लेन कर पाते हैं कि संवहनीय धाराएं आखिर वहीं क्यों उठ रही हैं जहां पर प्राप्त है। जैसे मान लो कि संवहनीय धाराओं के आधार पर ही अब अपसारी सीमा या अभिसारी सीमा की बात की जाएगी, तो उसमें आप देखोगे कि अपसारी सीमा वहीं पर क्यों प्राप्त होती है जहां पर है, या अभिसारी सीमा वहीं पर क्यों प्राप्त होती है जहां पर है। जैसे एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं, वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे कि यहां से जब ऊपर की ओर उठ रही है धाराएं, संवहनीय धाराएं उठ रही है और दोनों का लैटरल प्ल्यूम यहां से बनेगा, तो इस भाग में अगर हम देखेंगे X पर तो किस प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही है। यहां पर है तनाव मूलक शक्ति, टेंशनल फोर्सेस यहां पर काम करेगा ना। ये मैग्मा इधर भाग रहा है तो बीच में क्या होगा, रबर की भांति उसको तोड़ेगा। यानी वहां पर हमारा क्रस्ट का भाग इस तरह से फैलते हुए टूटने लगता है, और जब क्रस्ट का भाग फैलते हुए टूटने लगता है तब यहां पर तनाव मूलक शक्तियां कही जाती हैं। और ये रहा तनाव मूलक शक्तियों का दृश्य, इधर भी और इधर भी ये तनाव मूलक शक्तियां कार्य कर रही है। और यहां पर जो भ्रंश बनेगा ये होगा सामान्य भ्रंश, तनाव मूलक शक्तियों से सामान्य भ्रंश ही बनता है, यह हमारा सामान्य भ्रंश। और यहीं पर बनेगा अपसारी सीमा, प्लेटों की अपसारी सीमा का निर्माण यहीं पर होने लगता है। अब इसको समझो, वैसे ही देखो यहां पर क्या है, यहां पर इधर से ये आ रहा है हमारा, ये भाग आ रहा है हमारा, और यहां पर भी वही है, X है, यहां पर भी अपसारी सीमा ही है, यहां भी अपसारी सीमा है। तो यहां से भी इस प्रकार से शक्तियां कार्य कर रही है, दो विपरीत दिशाओं में शक्तियां कार्य कर रही है। तो यहां भी तनाव मूलक शक्ति यहां भी कार्य कर रही है, इस भाग पर भी जहां मैंने X लिखा हुआ है। अब ये दोनों जाकर के यहां पर टकराएगी, यह है हमारा Y। तो दोनों भाग जब टकराएगा तो यहां फिर भ्रंश बनेगा, यहां भी भ्रंश बनता है, लेकिन यह भ्रंश होगा संपीडनात्मक शक्तियों के कारण है। इसलिए इस भ्रंश को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमित भ्रंश कहते हैं। यह हमारा व्युत्क्रमित भ्रंश है, यहां पर बनेगा। अब ये जो व्युत्क्रमित भ्रंश बनेगा तो यहां पर सीमा कौन सी बन रही है, आप गेस करके भी बता सकते हो। यहां पर बनेगी कन्वर्जिंग बाउंड्री, यानी अभिसारी सीमा यहां बनेगी। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको कि ये जो तनाव मूलक शक्तियों के पास एक भ्रंश है, और यहां जो अभिसारी सीमा यानी संपीडनात्मक शक्तियां जहां लग रही है वहां पर एक भ्रंश है। तो बीच में जो ये स्थल मंडल का 100 किलोमीटर का जो मोटा भाग है, ये आखिर कौन है जो इस दिशा में संचरण कर रहा है, ये है कौन। इसको अगर हम इस तरह से डॉट में दिखाना चाहें तो ये डॉट वाला भाग कौन है,
यही है तुम्हारा प्लेट, यही है तुम्हारा प्लेट। मुझे आशा है कि प्लेट क्या है वो तुमको स्पष्टतः दिखने लगा होगा। और यहां देखो, इसके इस भाग को भी अगर हम ले लेंगे तो ये भी है हमारा प्लेट। तो ये हमारा प्लेट नंबर ए, ये है हमारा प्लेट नंबर बी। वैसे हम इधर आएंगे तो ये हमारा प्लेट नंबर सी, ये जो हमारा है ये बन गया, ये भी एक प्लेट बन गया सी। और ये जो इधर इस दिशा में जा रही है ये भी हमारा प्लेट डी। तो इस तरह से प्लेटों का निर्माण हो रहा है। अब आपको ये भी समझना है कि अगर ये संवहनी धारा यहां से ना उठ करके यहां से उठ जाती तो ये प्लेट क्या हो जाता, छोटा प्लेट हो जाता, लघु प्लेट हो जाता। और अगर ये लघु प्लेट बन जाता है तो फिर ये हमारा वृहत प्लेट बन जाएगा। तो हमारे भूपर्पटी पर हमारे स्थल मंडल के जो टुकड़े हैं वो कहीं वृहत है और कहीं लघु है। वृहत टुकड़ों का मतलब है कि वहां कन्वेक्शनल सेल बहुत बड़ा बन रहा है, और लघु टुकड़ों का मतलब है कि वहां पे कन्वेक्शनल सेल बहुत छोटा बन रहा है। अब भूगर्भ शास्त्र के इस गहरे रहस्य को आशा है आपने कुछ तो समझा होगा। हमने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और प्लेट टेक्टोनिक की तरफ आपको ग्रेजुअली आपको प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक की तरफ। और जब वो सिद्धांत आएगा तब सारा चमत्कार आपके समझ में आएगा। और आशा है कि आप पूरे पृथ्वी के एक एक भ्रंश और एक एक पर्वत और एक एक घाटी और एक एक कटक और एक एक कुछ भी होगा वो सब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है हम आपको समझाएंगे, और बिना समझाए सांस नहीं लेंगे। आपके पास ऑप्शन है दोबारा वीडियो देखने का, तो आप जरूर दोबारा 5 बार वीडियो देखने का ऑप्शन है। कैसे नहीं समझ में आएगा? मुझे क्या फायदा है बार बार बुलवाने से? आप बार बार रिपीट करके वीडियो को देखो। विनीत जी लिख रहे हैं कि उनको टारकोड समझ में नहीं आया, 2-3 बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने 4-5 डायग्राम बनाए, 4-4 5-5 बार बोला, नोट्स लिखवाया। अब क्या करें? कितने लोगों को समझ में आया मुझे लिख करके भेजो जल्दी से। प्लेट और प्लेट की संरचना कैसे बनेगी? बताओ मुझे। हॉट स्पॉट क्या है? गुरुजी अब आ गया। ओके, थैंक यू विनीत। अमित, प्रशांत, सुरजीत का कहाँ चला गया? अचानक से गायब हो गया। बहुत अच्छी तरह से आया, मुझे मजा आ गया। मेंटल सॉलिड है तो नीचे जो बाह्य कोर है ना, जो कोर मेंटल बाउंड्री है वो पिघला हुआ है, वहां से मैग्मा बन रहा है प्रद्युम्न। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। ये सारे विषय कई बार आते हैं। कन्वेक्शनल हीट है हॉटस्पॉट के एरिया में। ग्रेट सुमन यादव। इतने तेजी से एसएमएस आने लगे कि सारा एसएमएस नीचे चला गया। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। अर्चना, थैंक यू। अभी भूगर्भ शास्त्र के इतने गहरे रहस्य, और हम
अपने बहुत सरलता से आपको समझाते हैं, और किसी पुस्तक में तो है नहीं, फ़ायदा तो है नहीं सर फोड़ने से। हिंदी माध्यम तो और सब चौपट ही है, समझो कौन किताब पढ़ा और क्या है, सब क्या लिखता है भगवान जाने। ये बात हम किसी के लिए असम्मान भाव से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से बात उठती है। गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट लाना चाहिए कि जितने भी बड़े ऑथर्स हैं उनका एक समूह बना करके हिंदी माध्यम में सभी किताबों का, कंप्यूटर साइंस का किताब है या कोई भी है, सबका एक ट्रांसलेशन करके दे। और हिंदी माध्यम में भी समस्या है कि एक शब्द के कई हिंदी हो जाते हैं, तो वो भी शब्दावली फिक्स नहीं है। 1960 होगा ना यार कुलदीप, जब 1929 में होम्स आ रहा है, तो टारकोट उससे पहले कैसे आ जाएगा? हॉट प्लूम जब किसी भ्रन से बिल्कुल, हॉट प्लूम से अगर दरार या भ्रन से ऊपर आएंगे तो वही हॉट स्पॉट बन जाते हैं। बिल्कुल सही। लावा बड़ी मात्रा में क्रस्ट से बाहर आता है। पहले आता था, अब उतना नहीं आता है। अब लिथोस्फेयर बहुत ही सॉलिड, मोटा और मजबूत हो गया है। पृथ्वी अपने प्रारंभिक दशा में तो बहुत ऐसा हुआ, मैग्मा बहुत बाहर निकला, लेकिन अब क्या है कि जो लिथोस्फेयर है ना, ये 100 किलोमीटर है, ये प्लेट सब बहुत मोटा हो चुका है, और एलिमेंट्स आकर के इसमें चिपक चिपक करके इसको और सॉलिड और मोटा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में तो लिथोस्फेयर की मोटाई पहले 75 मानी गई थी, अब 100 किलोमीटर मानी जाती है। मोटाई बढ़ेगी ही इसकी, घटेगी नहीं, क्योंकि अर्थ बिल्कुल सॉलिड होते जा रहा है। अंदर में हीट भी अर्थ का घटते जा रहा है। इस पर एक क्वेश्चन दीजिए वर्क के लिए। बिल्कुल लीजिए। एक प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, संवहनीय धारा सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक की नींव है। यारी मेड हमारी प्लेट विवर्तनिक की नींव है, सिद्ध करें। लेकिन इस प्रश्न का जवाब भी आप दे नहीं पाओगे, इसलिए प्रश्न लिखो, दूसरा लिखो, आएगा यही। नींव कैसे है, यही आएगा। क्योंकि संवहनीय धारा को अलग से भी पूछ सकता है, तो आप लिख ही दोगे। लिखो, संवहनीय धारा सिद्धांत की व्याख्या करें, परीक्षण करें, सत्यापित करें, ऐसे प्रश्न आएगा। फिर आप लिखो एक और प्रश्न की हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्या है, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, हवाई द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, इसको भी लिख सकते हो। अब लिखो, अंतर्जात शक्तियों का वर्गीकरण। अंतर्जात शक्तियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है डायस्ट्रॉफिक यानी मंद शक्तियां, दूसरा है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक यानी आकस्मिक शक्तियां। अब कैटास्ट्रॉफिक में क्या होता है, एक होगा ज्वालामुखी, एक होगा भूकंपीय। ये कैटास्ट्रॉफिक हो गया, आकस्मिक होता है, अचानक होता है। डायस्ट्रॉफिक में दो आएगा, इपायरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक यानी पर्वत निर्माणकारी, बुकलेट में दे रखा है, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हम इसमें। यह है
डायस्ट्रोफिक का हिंदी ये भी होता है पटल विरूपणी, लेकिन ज्यादा पटल विरूपणी के चक्कर में ना कहीं डायस्ट्रोफिक ही पूछ दे कि डायस्ट्रोफिक क्या है, ऐसे पूछता है। इपायरोजेनेटिक यानी महादेश जनक, महादेश जनक। अब इसमें दो तरह का है, निमज्जन और उमज्जन। उमज्जन यानी इमरजेंस, निमज्जन यानी सबमर्जेंस। ओरोजेनेटिक में दो तरह का आएगा, तनाव मूलक टेंशनल, तनाव मूलक। दूसरा है संपीड़नात्मक, संपीड़नात्मक यानी कॉम्प्रेशनल, संपीड़नात्मक हो गया। अब टेंशनल में होता है, टेंशनल में होगा चटकन, भ्रंशन। हिंदी में तो, इंग्लिश में तो होता है क्रैकिंग, फॉल्टिंग, और तीसरा होता है रिफ्टिंग, RIFTING। होता है रिफ्टिंग। हिंदी में चटकन, भ्रंशन, रिफ्टिंग का पता नहीं क्या होगा, भ्रंशन ही सब जगह लिखते हैं लोग, लेकिन याद रखना है कि पहले चटकन, क्रैकिंग, फिर फॉल्टिंग, और फॉल्टिंग के बाद होता है रिफ्टिंग। अब रिफ्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है सामान्य भ्रंश, एक होता है व्युत्क्रमित भ्रंश, एक होता है रूपांतरित भ्रंश। सामान्य नॉर्मल, रिवर्स, ट्रांसफॉर्म। रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, तो रिफ्टिंग हो गया। अब संपीड़नात्मक में होता है बंकन। बंकन का मतलब है क्रस्टल बेंडिंग, और दूसरा होता है वलन यानी फोल्डिंग। अब फोल्डिंग के भी कई प्रकार होंगे, तो आप ये चार्ट बनाइए, इतना ही चार्ट है मोर और लेस। इस चार्ट को बनाओ, और अंतर्जाल शक्तियों के प्रकार को अभी हम लोग बात करेंगे कि वल्केनिक इरप्शंस होता है तो कैसे होता है। अभी हम लोग बहुत प्राइमरी स्टेज में हैं। आपकी उत्कंठा, आपका जो क्वेश्चंस है वो बहुत जायज है। हॉटस्पॉट मैग्मा पृथ्वी के परपटी पर लावा के रूप में निकलता तो कुछ समय बाद वह ठंडा होकर द्वीपों का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल, ऋषिराज ने संवहनीय धारा को जिस स्टूडेंट ने पकड़ लिया, अभी नेक्स्ट 3 क्लास को जितने लोग बहुत अच्छे से समझ गए, वो तो भूगर्भ शास्त्र में बहुत अच्छा करोगे। अभी तो हम चट्टानों का संरचना और चट्टान कैसे बनता है और आग्नेय चट्टान का फॉर्मेशन क्या है सब बता देंगे। इसको नोट डाउन करो।
चार्ट अगर बन जाए तो फिर ऐसा करते हैं कि अब कल मिलते हैं, कल ही लिखवाते हैं आपको। लावा के जमाव से शील्ड बनता है। शील्ड कैसे बनता है हम लोग बात करेंगे। प्रारंभिक जो हॉट स्पॉट्स थे ना, उससे शील्ड बना, अब नया कोई शील्ड नहीं बन रहा है। कॉम्प्रेशन रिपीट कर देना सर। कॉम्प्रेशन में है बंकन और वलन, क्रिस्टल बेंडिंग, फोल्डिंग, बंकन और या भूपर्पटीय बंकन लिख सकते हो। भूपर्पटीय बंकन है, वलन है, अंतर्जाल शक्तियों का वर्गीकरण है। ये सारे शब्दावली आपको याद रखने होंगे। डायस्ट्रोफिक मतलब क्या, एपायरोजेनेटिक मतलब क्या, ओरोजेनेटिक मतलब क्या, निमज्जन क्या होता है, उमज्जन क्या होता है। आप समझो बेसिक चल रहा है हमारा अभी तो, है ना। जब तक कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आते हैं तब जाकर के ये सब गहराता है सारी। लेकिन ये जो हमारा जो बैकग्राउंड पर जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बंजन का, बंकन का इंग्लिश क्या लिखा है? बंकन का बेंडिंग लिखा है, क्रिस्टल बेंडिंग, BENDING, क्रिस्टल बेंडिंग, बंकन। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके डन कुलदीप, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।